बात करते हैं उस दिलचस्प वाकये की जिसने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना उनके बचपन की है, जब वे महज 10 से 11 साल के थे। एक दिन वे अपने गांव में जोबनेर में एक मेले में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब औरत अपने बच्चे को गोद में लिए भीख मांग रही थी, लेकिन लोग उसे ताने मार रहे थे और वहां से भगा रहे थे। ये देखकर छोटे हीरालाल का दिल भर आया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस औरत को दे दिए। उस औरत ने आंखों में आंसू लिए हीरालाल को दुआएं दी और कहा, बेटा तुम बड़े होकर बहुत अच्छा काम करोगे। ये छोटी सी घटना हीरालाल के मन में गहरे तक उतर गई। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी गरीबों और दलितों की सेवा में लगाएंगे। ये वाकया उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है और इसी संकल्प ने उन्हें बाद में सामाजिक कार्य और राजनीति की ओर ले गया। नमस्ते, मैं हूं आपकी दोस्त जनिशा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी सादगी, मेहनत और दूरदर्शिता से राजस्थान को एक नई पहचान दी। ये कहानी है पंडित हीरालाल शास्त्री की, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने एक साधारण किसान परिवार से निकलकर इतिहास रच दिया। चलिए जानते हैं कि कैसे हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान को संवारा। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में हुआ, एक साधारण किसान परिवार में। उनके पिता एक छोटे मोटे किसान थे और मां गृहिणी। बचपन से ही हीरालाल में एक अलग सी चमक थी। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन गांव में स्कूल की सुविधाएं बेहद सीमित थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में ही पूरी की। वहीं 1920 में उन्होंने साहित्य शास्त्री की डिग्री हासिल की और 1921 में जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि उस समय के लिए बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि उस दौर में गांवों से निकलकर उच्च शिक्षा हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। पढ़ाई पूरी करने के बाद हीरालाल ने 1921 में जयपुर स्टेट सर्विस ज्वाइन किया, जहां वे होम और फॉरेन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। ये उनकी मेहनत, ईमानदारी और निडरता की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन 1927 में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कुछ और करने की चाहत थी। बचपन से ही हीरालाल का सपना था कि वे किसी गांव में जाकर गरीबों और दलितों की सेवा करें। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 1929 में जयपुर से 72 किलोमीटर दूर एक पिछड़े गांव बनस्थली को चुना और वहां जीवन कुटीर की स्थापना की। ये उन्होंने कई समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और ग्रामीण पुनर्निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम यहां से उन्होंने शुरू किया। इन कार्यकर्ताओं ने बाद में राजपूताना के कई रियासतों में राजनैतिक जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका भी निभाई। वहीं 1935 में हीरालाल शास्त्री ने अपनी पत्नी रतन शास्त्री के साथ मिलकर बनस्थली में एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी। ये संस्थान उनकी बेटी शांताबाई की याद में बनाया गया था, जिसका कम उम्र में निधन हो गया था। वहीं विद्यापीठ उस समय की क्रांतिकारी पहल थी, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं को शिक्षा के लिए समर्पित थी। आज ये विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा महिला आवासीय विश्वविद्यालय है और क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग में इसे जगह मिली है। हीरालाल शास्त्री का ये कदम न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब सवाल ये है कि हीरालाल शास्त्री राजनीति में कैसे आए। 1937 में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल को पुनर्गठित करने के लिए चुना गया। यह संगठन रियासतों में रहने वाले लोगों की आवाज था, जो अपने शासकों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। हीरालाल ने इस संगठन में शामिल होकर अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। वे 2 बार इसके जनरल सेक्रेटरी और 2 बार अध्यक्ष चुने गए।
वहीं 1939 में उन्होंने प्रजामंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की मांग की। इस सत्याग्रह में उन्होंने 6 महीने की जेल भी हुई, लेकिन उनकी निडरता ने उन्हें लोगों का चहीता बना दिया। प्रजामंडल आंदोलन में स्कूल खोलने, खादी को बढ़ावा देने, स्थानीय कुटीर उद्योगों को समर्थन देना और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जैसे कई काम किए, जिसमें हीरालाल की अहम भूमिका सामने आई। वहीं 1947 में हीरालाल शास्त्री की राजनीतिक यात्रा एक नया मुकाम हासिल करती है। उन्होंने अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और उसी साल वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में उन्होंने बराबरी के हक की वकालत की। उन्होंने कहा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हक पूरी तरह से मान्य नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम ये हक से है तो फिर चाहे वो शासक हो, राजकुमार हो या नामांकित हो, सब बराबर है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी ये सोच उस समय के लिए बहुत ज्यादा प्रगतिशील थी। 27 मार्च 1948 को जयपुर राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई और हीरालाल शास्त्री इसके पहले प्रधानमंत्री बने। ये वह समय था जब भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें इस पद के लिए चुना था। लेकिन असली इतिहास तब रचा गया जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन हुआ। इस दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे कई रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया और 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इन रियासतों को एकजुट करके एक आधुनिक प्रशासन की नींव रखना था। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि हर रियासत की अपनी परंपराएं, अपने नियम और अपनी समस्याएं थी। लेकिन हीरालाल ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। हीरालाल शास्त्री का कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा। इस दौरान उन्होंने सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और प्रशासनिक दक्षता पर जोर दिया। उन्होंने कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया, जिसने राजस्थान की आर्थिक प्रगति की नींव रखी। लेकिन उनके कार्यकाल में कई चुनौतियां सामने आई। कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को उनका नेतृत्व पसंद नहीं था और पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। सरदार पटेल उनके समर्थक थे, लेकिन 1950 में पटेल के निधन के बाद हीरालाल अकेले पड़ गए। आखिरकार 5 जनवरी 1951 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे 1957 में सक्रिय राजनीति में लौटे और सवाई माधोपुर से दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए। हीरालाल शास्त्री की जिंदगी और उनके कामों का प्रभाव आज भी राजस्थान में देखा जा सकता है। उनके सबसे बड़ी देन वनस्थली विद्यापीठ, जो आज भी महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1974 को हुई, लेकिन उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 1976 में उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। हीरालाल शास्त्री सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी थे, जिन्होंने राजस्थान को एकजुट करने और यहाँ की जनता के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देखा था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है।